गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 13वां अध्याय, जिसका नाम है पानी से खेले। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 5 भाग हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े, जहां हमने ये समझ बनाई कि पानी का जो घुलनशीलता का गुण है वो कई कारकों से प्रभावित होता है। जैसे अगर पानी में गतिशीलता होगी तो उसमें पदार्थ जल्दी घुलेंगे। जैसे हमने जाना था ना, चम्मच को पानी में डाल करके हिलाने पर जो उसमें डाली गई चीनी है वो बड़ी जल्दी घुल जाती है। और साथ ही साथ बच्चों, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में वस्तुएं जल्दी घुलती हैं। और हमने ये भी जाना कि कुछ वस्तुएं पानी पर तैरती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। प्यारे बच्चों, हमने भाग 5 में यह समझ बनाई थी कि जो तरल वस्तुएं हैं उन्हें हम नाप करके यानी लीटर के माध्यम से नापते हैं, और जो ठोस वस्तुएं या ठोस पदार्थ होंगे उन्हें हम किलोग्राम की सहायता से तोल करके ला रहे थे। तो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं सारणी, बार ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में। अब बच्चों, ये सारणी क्या होती है, बार ग्राफ क्या है, पाई चार्ट क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, अध्याय को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, वस्तुएं उनके लक्षणों, गुणों जैसे आकार, स्वाद, रंग, स्वरूप, ध्वनि आदि के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटी जा सकती हैं। यानी बच्चों, हम वस्तुओं को अलग अलग समूहों में कैसे बांट सकते हैं? उनके आकार के आधार पे, उनके स्वाद के आधार पे, उनके रंग, स्वरूप, ध्वनि के आधार पे हम अलग अलग उनको समूह में बांट सकते हैं। जैसे सोचो, किसी का आकार बड़ा है तो हम उसे बड़े आकार वाले समूह में रखेंगे। किसी का आकार अगर छोटा है तो हम उसे छोटे आकार वाले में रखेंगे। मध्यम आकार वाले अलग समूह में रहेंगे। बना सकते हैं ना हम अलग अलग समूह। और यहाँ देखो, उदाहरण के लिए जैसे 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी, 1 किलो का बाट, 10 किलो का बाट आदि को आकार के आधार पर छोटी और बड़ी वस्तुओं के समूह में लिख सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये कुछ वस्तुओं के नाम हैं। कोई हमें बोले कि आप इन वस्तुओं को देखो और ये बताइए कि आकार के आधार पर इनमें सबसे बड़ी वस्तु कौन सी होगी, तो हम कह सकते हैं ना कि इनमें सबसे बड़ी वस्तु होगी वो होगी 10 किलोग्राम का बाट। इसके बाद में कौन होगा? इसके बाद में हम कह देंगे 1 किलो का जो बाट है वो उससे छोटा होगा। ऐसे हम बड़े से लेकर के छोटे तक अलग अलग इनके समूह बना सकते हैं। तो हम कह पा रहे हैं ना कि जो वस्तुएं हैं उनको लक्षणों, गुणों यानी कि उनके चाहे आकार, स्वरूप, ध्वनियों, रंग, स्वाद, इनके आधार पे हम अनेक समूह में बांट सकते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, हमें कोयल की बोली मीठी लगती है। इसी तरह कुछ ध्वनियाँ मधुर, कुछ कर्कश, कुछ प्रबल तो कुछ क्षीण होती हैं। तो हम ध्वनियों के आधार पे भी अलग अलग समूह बना सकते हैं। जैसे हमने 20 पक्षियों की आवाज़ें सुनी। कितने पक्षियों की आवाज़ें सुनी हमने? 20 पक्षियों की आवाज़ें सुनी। उनमें से 3 पक्षियों की आवाज़ हमें बड़ी ही मीठी लगी। तो हम क्या कह सकते हैं? जो 3 का समूह है वो मधुर ध्वनियों में है। उसके बाद में हमने देखा 8 पक्षियों की आवाज़ हमें कर्कश लगी, यानी कड़वी सी लगी, अच्छी नहीं लगी। तो हम क्या कह सकते हैं? कर्कश में कितने पक्षी? 8 पक्षी होंगे। ऐसे ही बच्चों, कुछ प्रबल हैं, यानी कि हमने कहा 4 पक्षी की आवाज़ हमें प्रबल लग रही है और 5 पक्षियों की आवाज़ हमें क्षीण लग रही है। तो देखा आपने, जो 20 पक्षी थे उनको हमने अलग अलग समूह में बांट दिया। और बच्चों, इसी प्रकार समूह का निर्माण किया जाता है और इन समूह के आधार पे ही हम पाई चार्ट, सारणी या फिर बार ग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, एक प्यारी सी एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं सारणी बनाई कैसे जाएगी। तो देखो, आओ सारणी बनाएं। देखो बच्चों, निम्नांकित वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर दिए गए समूह में लिखिए। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं और नीचे हमें तैयार करनी है कुछ सारणियाँ। तो देखो, पहले वस्तुओं को देखते हैं कौन कौन सी वस्तुएं। जैसे शक्कर, नमक, करेला, नींबू, अंगूर, दूध, दही, बूंदी के लड्डू, जलेबी, मावे की बर्फी, नीम की पत्ती और आंवला। बच्चों, ये सब वस्तुओं के नाम हमने सुने और इन वस्तुओं के जो स्वाद हैं उनको हमने
कई बार चखा भी है, टेस्ट भी किया, जाना भी है, देखा भी है ना। हमने इनके रंगों को भी देखा है, इनके स्वाद का अनुभव भी किया है ना सभी ने। तो बच्चों हमें जो सबसे पहले सारणी 1 बनानी है, उसमें क्या करना है, स्वाद के आधार पर ये सारणी तैयार करनी है। कैसे स्वाद, वो कौन सी वस्तुएं होंगी जो मीठी होंगी इनमें से, वो कौन सी होंगी जो खट्टी होंगी, और वो कौन सी होंगी जो कड़वी होंगी। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ढूंढते हैं हम इनमें से मीठी वस्तुएं। तो देखो मिठी वस्तुओं को हम सबसे पहले राउंड करते हैं। ये किया, शक्कर मीठी होगी, फिर नमक मीठा थोड़ी होता है, इसके अलावा पता करो और कौन सा मीठा हो सकता है, ये बूंदी के लड्डू। हमने बूंदी के लड्डू को भी राउंड किया है। और फिर हम देखते हैं जलेबी मीठी होती है ना, खाई होगी ना आपने, काफ़ी रसीली जलेबी। इसके बाद में देखो बच्चों, मावे की बर्फ़ी भी मीठी होगी। ये वो वस्तुएं हैं जो कैसी होंगी, स्वाद में मीठी, और इन्हें हम पहली सारणी के पहले कॉलम में लिखते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं जो खट्टी वस्तुएं हैं जिनका स्वाद खट्टा होगा। तो यहाँ पता करने पे हमें पता चला नींबू का स्वाद खट्टा, अंगूर जब तक कच्चे होंगे खट्टे होंगे, नहीं मीठे में चले जाएंगे। इसके बाद में बच्चों हमने देखा तो जो आंवला है उसका स्वाद भी कैसा होगा, खट्टा होगा। फिर बच्चों हमसे पूछा है कड़वा, तो इनमें से हम आराम से बता सकते हैं ना, करेला कड़वा होता है पर बहुत ही गुणकारक होता है, इसलिए हमें करेले की सब्जी ज़रूर खानी चाहिए। और साथ ही साथ देखो नीम की पत्ती, ये भी कड़वी होगी। ऐसे ही बच्चों अगर हम पता करें जो दही है वो कैसा होगा, खट्टा होगा, दूध में हमने शक्कर डाली वो हम मीठा कह सकते हैं। तो ऐसे ही बच्चों हमें अलग अलग वस्तुओं से इस सारणी को बनाना है। तो मुझे लगता है कि आप सारणी बनाना समझ पा रहे हैं ना। मतलब वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूह में रखा। जो वस्तुएं मीठी हैं उसे यहाँ रखा, जो वस्तुएं खट्टी हैं उन्हें यहाँ पे रखा, और जो वस्तुएं कड़वे स्वाद वाली हैं उन्हें हमने यहाँ रखा। तो इस प्रकार हमारी सारणी तैयार हुई, सारणी संख्या 1। अब देखते हैं सारणी संख्या 2 के बारे में। तो देखो वस्तुओं, ये है हमारी सारणी संख्या 2 और ऊपर हैं उन्हीं वस्तुओं के नाम। अब हमें क्या करना है, इनको रंग के आधार पर अलग अलग समूह में विभक्त करना है। जैसे बच्चों हमने पीछे यानी सारणी संख्या 1 में स्वाद के आधार पर इन्हें विभक्त किया था, अब हमें इनके समूह बनाने हैं रंग के आधार पे। तो देखो सबसे पहले जो सफ़ेद रंग वाली हैं उन्हें यहाँ पर रखेंगे पहले कॉलम में, जो पीले रंग वाली होंगी इनमें से उनको दूसरे कॉलम में, और जो हरे रंग वाली होंगी उन्हें तीसरे कॉलम में। तो देखो शक्कर सफ़ेद रंग में यहाँ पे आ जाएगी ना। फिर नमक सफ़ेद रंग का, वो भी पहले कॉलम में चला जाएगा। करेला बच्चों हरे रंग का होता है, वो तीसरे कॉलम में चला जाएगा। नींबू पीले रंग का होता है, दूसरे कॉलम में आएगा। अंगूर हरे रंग के होते हैं, उन्हें हम तीसरे कॉलम में डालेंगे। तो बच्चों ऐसे आप समझ पा रहे हैं ना, हमने जो वस्तुएं हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर इन्हें अलग अलग समूह में बांटा, और फिर उन समूहों को एक कॉलम, एक सारणी का रूप बड़ी आसानी से हमने दे दिया। इस प्रकार बच्चों हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अवलोकनों, अनुभवों तथा जानकारियों को सारणी, आकृतियों, बार ग्राफ, पाई चार्ट आदि के रूप में व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे व्यवस्थित क्रम में, जैसे हमने देखा हरे हरे जो कलर वाले वस्तुएं थी वो एक क्रम में रहेंगी, सफ़ेद रंग वाली वस्तुएं एक क्रम में आएंगी, बिल्कुल व्यवस्थित हुआ ना। ऐसे ही मीठे स्वाद वाली एक क्रम में होंगी, खट्टे स्वाद वाली एक क्रम में होंगी। तो हम क्या कह पा रहे हैं कि देखने पे, अनुभव करने पे और जानकारियों के द्वारा हम जो वस्तुएं हैं उनको व्यवस्थित क्रम में जमाते हैं, उनको व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं, उसी को हम कहते हैं कि सारणी बनाई, हमने इसकी आकृतियाँ बनाई हैं, हमने पाई चार्ट बनाए, हमने बार ग्राफ बनाए। तो ये सब तरीके किस आधार पे बना पा रहे हैं हम, हमारी जानकारियों, अवलोकन और वस्तुओं के जो गुण और विशेषताएं हैं उनके आधार पर उनको अलग अलग समूह में बांट करके हम चाहे सारणी हो, बार ग्राफ हो या पाई चार्ट हो, इनका निर्माण करते हैं। देखो बच्चों, जिससे क्या होता है, जिससे गतिविधियों, परिघटनाओं के पैटर्न, कारण तथा प्रभाव में संबंध स्थापित किया जा सकता है। जैसे हमने किया ना, जितनी भी हरे रंग की वस्तुएं थी उनमें आपस में ये संबंध हुआ कि ये हरे रंग की वस्तुएं, और उन्हें एक कॉलम में लगा दिया। वैसे ही जो मीठे स्वाद वाली थी उनमें ये संबंध था कि ये सारे समूह में हम मीठे स्वाद वाली वस्तुओं को देखेंगे और उन्हें हमने एक कॉलम में लगाया। तो बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि चाहे सारणी हो, चाहे बार ग्राफ हो या पाई चार्ट हो, इन सब के आधार पे हम वस्तुओं को व्यवस्थित
और उनके निर्धारित समूह में स्थापित कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब एक उदाहरण के माध्यम से हम और जानते हैं सारणी, बार ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में। देखो बच्चों, उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, नीचे दी गई सारणी में एक परिवार द्वारा 20 वर्ष पूर्व तथा वर्तमान में विभिन्न कार्यों में पानी के उपयोग को दर्शाया गया है। प्यारे बच्चों, यहाँ हम देख पा रहे हैं एक सारणी जिसमें एक परिवार द्वारा 20 वर्ष पहले और वर्तमान यानी दो स्थितियां हैं। एक स्थिति है 20 वर्ष पहले की और एक स्थिति है वर्तमान की। इसमें उसने आज तक किन किन कार्यों में कितना कितना प्रतिशत जल उपयोग किया है उनके बारे में ये सारणी तैयार की गई है। जैसे हम देखते हैं सारणी को, जैसे 20 वर्ष पूर्व उस परिवार ने भोजन पकाने व खाने में कितना प्रतिशत जल लिया, 30%। वैसे ही बच्चों, वर्तमान में वो इस कार्य में 40% जल ले रहे हैं। दैनिक कार्यों में वो पहले 10% उपयोग करते थे 20 साल पहले, और आज यानी वर्तमान में वो 40% कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चों, वो पशुओं के लिए पहले 40% उपयोग करते थे और आज वो पशुओं के लिए 10% उपयोग कर रहे हैं। अन्य कार्यों में उन्हें जल की आवश्यकता पहले 20% थी और आज 10% है। और जब हम इनके पानी का पूरा योग देखा हमने, तो हमें पता चला कि इन्होंने 100% पानी का उपयोग इन कार्यों में अलग अलग समूह के हिसाब से किया है। तो बच्चों, आप ये समझ पा रहे हैं सारणी को पढ़ा कैसे जाता है। हमने देखा 20 वर्ष पूर्व, और पहली एक्टिविटी में, दूसरी एक्टिविटी में, तीसरी एक्टिविटी में, चौथी में, और टोटल ये हुई पहला कॉलम। ऐसे ही देखो, वर्तमान में इन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी एक्टिविटी में किया और ये इसका टोटल है। तो हम ऐसे सारणी को आसानी से पढ़ते हैं। अब बच्चों, क्या किया गया है, इन्हीं अनुमानित आंकड़ों को बार ग्राफ और पाई चार्ट में भी व्यक्त किया गया है, जिन्हें आसानी से पढ़कर समझा जा सकता है। ये तो हुई बच्चों सारणी की बात। इस सारणी पर आधारित यानी इसी सारणी को आधार बना करके बनाए हुए बार ग्राफ और पाई चार्ट को भी देखते हैं और समझते हैं क्या हम उन्हें भी ऐसे ही समझ पा रहे हैं जैसे हमने सारणी को समझा। तो देखो बच्चों, ये उसी उदाहरण का बार ग्राफ है। बच्चों, बार ग्राफ को पढ़ने या देखने से पहले सबसे पहले हमें देखने चाहिए उसके संकेत। और यहाँ संकेतों में आप देख पा रहे हैं, जो ब्लू यानी नीला रंग है वो 20 वर्ष पूर्व की स्थिति को दिखाएगा, और जो लाल रंग है वो वर्तमान की स्थिति को दिखा रहा है। अब बच्चों, हम चलते हैं ग्राफ की ओर। देखो, जैसा कि हमें याद है कि हमें सारणी में पता चला था कि भोजन पकाने व खाने पीने में कितना प्रतिशत था। देखो एक बार हम यहाँ देखते हैं, 20 वर्ष पूर्व था 30% और वर्तमान में है 40%। अब हम देखते हैं बार ग्राफ में। देखो बच्चों, भोजन पकाने में 20 वर्ष पूर्व यानी ब्लू वाले बॉक्स में दिखेगा कितना, 30%। तो देखो, ये ब्लू बॉक्स यहाँ से चला और यहाँ पे ख़त्म होता है, और इस वाली लाइन की सिद्ध में देखो बच्चों, यहाँ सिद्ध में देखने पे पता चला कितना प्रतिशत है, 30%। और यही बात देखो टेबल में यानी सारणी में भी थी ना, 20 वर्ष पूर्व होगा 30%। अब वर्तमान स्थिति में भी देखते हैं यानी 40%। तो देखो, ये यानी वर्तमान स्थिति किस रंग से दिखाई गई है, लाल रंग से, और लाल रंग का जो बार है वो चलता हुआ जाएगा 40 तक, और यहाँ जब हमने देखा तो ये पहुँच चुका है 40 तक। तो आ रहा है ना समझ में, चाहे सारणी हो या बार ग्राफ हो, इनके माध्यम से आंकड़े हमेशा प्रदर्शित कर सकते हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता, बस हमें इनको पहचानना आना चाहिए। ऐसे ही बच्चों, अन्य कार्यों में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे दैनिक कार्यों में 20 वर्ष पूर्व कितना, 10%। ये देखो 10 वाली लाइन दिख रही है ना, और वर्तमान समय में हम देख पा रहे हैं ये भी वर्तमान में 40 ही था। और यही चीज़ सारणी में भी करेक्ट करो, देखो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 40। तो बच्चों, आप समझ पाए ना, चाहे सारणी हो चाहे बार ग्राफ हो, इनकी सहायता से हम किसी भी आंकड़े को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बच्चों, सारणी जान ली, बार ग्राफ जान लिया, अब पाई चार्ट और देखें क्या उसमें भी हम ऐसे ही पढ़ पाते हैं। तो बच्चों, ये रहा उसी उदाहरण का पाई चार्ट। और यहाँ देखो बच्चों, पाई चार्ट में भोजन पकाने के लिए ब्लू रंग होगा, और ये स्थिति कब की है, 20 वर्ष पूर्व की। तो देखो, हम देखते हैं जब हमने टेबल देखी थी, आपको याद होगा सारणी देखी थी, तो 20 वर्ष पूर्व जो भोजन बनाने में जल का उपयोग कर रही था परिवार, वो कितना कर रहा था, 30%। तो ये देखिए 30%।
और वर्तमान स्थिति में देखो 40%। तो यहाँ कम है और यहाँ ब्लू रंग ज़्यादा है, क्योंकि आंकड़े भी तो ज़्यादा है ना बच्चों। ऐसे ही हमें पता चला है कि जो दैनिक कार्य हैं उनमें भी 10% और 30% था। तो ऐसे ही बच्चों हम यहाँ देख पाते हैं उनके अलग अलग रंगों को। तो हम समझ पा रहे हैं, चाहे सारणी हो, बार ग्राफ हो या पाई चार्ट हो, इनके माध्यम से हम आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में जचाते हैं और उन्हें आसानी से पढ़ भी पाते हैं। तो हमने सीखा सारणी, बार ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में। तो चलो बच्चों, अब इन्हीं प्रश्न पर आधारित, इसी उदाहरण पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। तो देखो बच्चों, देखिए और बताइए। बच्चों, बार ग्राफ के अनुसार दैनिक कार्यों में 20 वर्ष पूर्व कितने प्रतिशत पानी का उपयोग होता था और वर्तमान में कितने प्रतिशत पानी का उपभोग होता है। यानी बच्चों, हमें बार ग्राफ को देखना है और ये बताना है कि 20 वर्ष पूर्व दैनिक कार्यों में कितना प्रतिशत पानी लग रहा था और वर्तमान में कितना प्रतिशत पानी लग रहा है। तो चलो बार ग्राफ की तरफ। ये रहा बार ग्राफ, ये रहे दैनिक कार्य, ये हमने देखा तो पता चला 20 वर्ष पूर्व कितना है 10 और वर्तमान समय में कितना है 40। तो अब आते हैं प्रश्न पे और हम यहाँ लिखते हैं कि 20 वर्ष पूर्व 10% और वर्तमान में 40%। लिख दिया ना कितनी आसानी से हमने बार ग्राफ को देख करके। ऐसे बच्चों, अगला प्रश्न है, बार ग्राफ के अनुसार 20 वर्ष एवं वर्तमान में भोजन पकाने और खाने पीने में पानी के उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी हुई है। अगर इन दोनों स्थितियों में पानी में अंतर आया है, यानी बढ़ा है कि कम हुआ है, वो भी देखें। तो देखो बार ग्राफ के अनुसार भोजन पकाने और खाना बनाने में, यानी पहली स्थिति में, ये रही पहली स्थिति। बच्चों, इस पहली स्थिति को हम ध्यान से देखते हैं। देखो एक बार इसको हम इरेज करके देखते हैं। यहाँ हमने इसको ये देखिए बच्चों, भोजन पकाने व खाने पीने में बच्चों जब हमने इसको देखा तो देखो 20 वर्ष पहले कितना उपयोग हो रहा है 30 और वर्तमान में कितना उपयोग हो रहा है 40। तो ये बढ़ा या कम हुआ है, ये बढ़ोतरी हुई ना। और कितने प्रतिशत हुई, जहां देखा हमने पहले 30 हो रहा था अब 40 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 10% बढ़ोतरी। तो देखा कितनी आसानी से बता दिया हमने बार ग्राफ को देख करके। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न है वो है, पाई चार्ट के अनुसार किसी परिवार द्वारा 20 वर्ष पूर्व और वर्तमान में पशुओं के लिए पानी के उपभोग में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। अब बच्चों हमें देखना है पाई चार्ट। तो ये रहा हमारा पाई चार्ट और पाई चार्ट में हमसे पूछा है पशुओं के उपयोग के लिए दोनों वर्षों की स्थिति, यानी वर्तमान में भी और 20 वर्ष पूर्व में भी। तो देखो बच्चों, हमें कौन सा कलर ढूंढना है, ग्रीन वाला। ये रहा, इस वाले एरिया में देखो कितना बड़ा ग्रीन है और इस वाली स्थिति में ग्रीन छोटा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें कमी हुई या बढ़ोतरी हुई। कमी हुई ना, तो हम प्रश्न में क्या लिखेंगे कि कमी हुई है। तो देखा बच्चों, कितनी आसानी से हमने बार ग्राफ, पाई चार्ट के अध्ययन करना सीखा और ये जाना कि इनके आधार पर हम सूचनाओं को संकलित कर सकते हैं और उसका पता भी लगा सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं एक बार पानी से खेले अध्याय से अब तक हमने क्या क्या सीखा है। तो शुरू करते हैं। हमने सीखा, देखो बच्चों, हमने ये जाना कुछ वस्तुएं पानी में घुल जाती हैं और कुछ पानी में नहीं घुलती, यानी चाहे कुछ वस्तुएं घुलनशील होंगी और कुछ वस्तुएं अघुलनशील होती हैं। और हमने क्या जाना, कुछ वस्तुएं पानी पर तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं, जैसे पंख तैर रहा था और सिक्का पानी में डूब रहा था। और बच्चों, हमने यह भी जाना कि तेल पानी में नहीं घुलता है, वो उसकी सतह पर तैरता हुआ हमें नजर आता है। और हमने क्या जाना, पानी जैसी तरल चीजें लीटर में मापी जाती हैं, जहां हमने ये जाना कि ठोस पदार्थ किलोग्राम में तोले जा रहे थे और जो तरल पदार्थ है उन्हें हम लीटर में माप रहे थे। तो चलो बच्चों, अब समय है कि इस अध्याय से हमने क्या जाना, क्या समझा, उसको बताते हैं। तो शुरू करते हैं, जाना समझा अब बताइए। प्यारे बच्चों, हमें यहाँ क्या करना है, देखो अपनी कॉपी में तालिका बनाकर पानी में घुलने वाली, तैरने वाली, डूबने वाली 10-10 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक ऐसी सारणी बनाएंगे
जिसमें यहाँ होंगे क्रम संख्या 1 से 10 तक, यहाँ पानी में घुलने वाली वस्तुओं के नाम, यहाँ पर पानी में तैरने वाली 10 वस्तुओं के नाम, और अंत में हम लिखेंगे पानी में डूबने वाली 10 वस्तुओं के नाम। फॉर एग्जाम्पल एक मैं बताता हूँ, बाकी सारणी आप तैयार करेंगे क्योंकि इतना तो हम सीख चुके हैं ना। तो देखो जैसे मैं कहता हूँ नंबर 1 पे मैंने कहा पानी में घुलने वाली, मैंने लिखा नमक, यहाँ मैंने लिख दिया नमक। आगे है पानी में तैरने वाली, तो मैं लिख सकता हूँ पंख। पंख कितना हल्का होता है, वो पानी में तैरता है। और पानी में डूबने वाली में मैं लिख सकता हूँ सिक्का या चाबी, कोई भी भारी वस्तु, ये मैंने लिखा सिक्का। तो देखा कितनी आसानी से मैंने पहला कॉलम कंप्लीट किया। ऐसे ही बच्चों आप भी 10-10 वस्तुओं के कॉलम बनाएंगे और इस तालिका को पूरा करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।